सनराइज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार असीम शर्मा और असीम जी आपका स्वागत सनराइज न्यूज़ में। और आज आपके साथ हम आज की बात पे चर्चा करेंगे। खासा अहम मुद्दा है इस वक़्त सियासी लिहाज से भी क्योंकि आने वाले वक़्त में उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे हिंदी पट्टी राज्य हैं, जहाँ पर आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है। और आरक्षण भारतीय राजनीति का में एक मुद्दे के तौर पर हमेशा से स्थापित रहा। वोट बैंक की राजनीति के साथ-साथ आरक्षण को लेकर जातिगत जो राजनीति होती रही है देश के भीतर उसके लिहाज से खासा अहम मुद्दा है। ओबीसी को अब आरक्षण की सीमा बढ़ जाएगी, राज्य अपने-अपने हिसाब से उसे तय कर सकेंगे। फिलहाल अब राज्यसभा से ये बिल पास होने के बाद जब इसको लागू किया जाएगा तब इस पर देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल ओबीसी रिज़र्वेशन को लेकर सभी पार्टियाँ एकजुट हैं। पॉलिटिकली वो एक-दूसरे के खिलाफ ज़रूर हों, लेकिन इस बिल को लेकर एकजुटता सी नज़र आई। क्या आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल मजबूरी है सभी राजनीतिक पार्टियों की? क्योंकि कोई पार्टी ये नहीं चाहती है कि कोई भी जाति उससे खिसक कर किसी और पार्टी के खाते में चली जाए। लिहाज़ा इस मुद्दे पर सब एकमत हैं, लेकिन ऐसी भी आवाज़ें अब उठ रही हैं कि रिज़र्वेशन की जो सीमा है 50% उसको भी बढ़ाया जाए, उसको भी पार किया जाए और इसको लेकर सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा है। किस तरह से इस बिल को आप देख रहे हैं? सर, आपने अपनी बात में एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि ना चाहते हुए भी जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो एकजुट हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े राज्य जनसंख्या के हिसाब से सांसदों की सीटों के हिसाब से और विधानसभा की सीटों के हिसाब से भी अगले साल यूपी में इलेक्शन है। तो यूपी का चुनाव बहुत अहम है और उस लिहाज इसकी टाइमिंग को लेकर भी मैं बात करना चाहूँगा कि ये बिल यूपी इलेक्शन से जस्ट पहले क्यों आया है? इसकी टाइमिंग भी देखें मतलब एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी है केंद्र सरकार ने क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ओबीसी की पूरे देश में 50% के करीब आबादी है। तो ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी इस बिल के खिलाफ नहीं आवाज़ उठाएगी, वो नहीं चाहेगी कि कोई भी दल जो है कोई कोई भी जाति जो है वो उनसे नाराज़ हो, वो भी ऐन चुनाव से पहले। तो ये एक मजबूरी आप कह सकते हैं कि हाँ, आपने सही कहा कि भले ही उनके अंदर मतभेद हैं आपसी, कई मतभेद हैं, लेकिन वो इस बिल के साथ आना उनके लिए एक मजबूरी है। और दूसरा ये कि जैसे अब महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि मराठा आरक्षण को लेके बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मराठाओं को आरक्षण अब नहीं दे सकती है महाराष्ट्र सरकार। तो पर मेन लिहाज़ अगर यूपी के लिहाज़ से देखा जाए तो सर ये मतलब मैं बिल की टाइमिंग को लेके कहूँगा कि सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और ताकि उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा था कि पहले के मुकाबले 2017 वाली बात नहीं दिखेगी, ऐसा सुनने में आ रहा था। ग्राउंड लेवल पे भी हम जाते हैं, देखते हैं कि हाँ, ऐसा कहते हैं कि अब उतना वो लेवल नहीं 2017 वाला दिखेगा। लेकिन इस बिल के बाद केंद्र सरकार को उम्मीद है कि उन्हें यूपी में फ़ायदा होगा और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जैसे बोल चुके हैं, उन्होंने एक माँग और उठा दी है कि मतलब अब 50% आरक्षण का जो मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा रोक एक तरह से लगा रखी है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के बहस छेड़ दी है कि अब आपने अगर इतना किया है, तो आप ये भी कीजिए। ये भी बिल्कुल एक बिल्कुल आसिफ जी जो आप मुद्दे बता रहे हैं, जिस बात को आप इंगित कर रहे हैं कि एक तरह से इसको पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर लोग राजनीतिक पार्टियाँ इस्तेमाल कर रही हैं। बल्कि ये होना चाहिए था कि जिस आप वर्ग के लिए ये सुविधा लेकर आए हैं, उस तक वो फ़ायदा पहुँचे और इसको ही शायद मद्देनज़र रखा जा रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उसपे केशव देव मौर्य जो महान दल के अध्यक्ष हैं उनको साथ में जोड़ते हुए उन्होंने वहाँ पर ये माँग रखी कि अब जो ओबीसी वर्ग है उसकी जनगणना होनी चाहिए, जिस पर मौजूदा सरकारें खामोश हैं। जनगणना के नाम पर बिहार में भी ये आवाज़ उठी। नीतीश कुमार
के सामने जो तेजस्वी यादव हैं, वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना कराइए। यानी कि एक बार फिर जो पूरी राजनीति है जो कमंडल मंडल का दौर था राजनीति का, उसी दौर में लौटती हुई नजर आ रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग रख रहे हैं और ये तमाम चीजें हो रही हैं और इस बीच अगर ये ओबीसी आरक्षण बिल आता है, तो क्या ये ना कहा जाए कि हम विकास की बात करते-करते फिर सियासत में वापस उसी दौर में जा रहे हैं जहां से आरक्षण की मांग उठी थी, मंडल-कमंडल की तमाम मांगें उठना शुरू हुई थी। जी, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट उठाया है सर कि विकास का मॉडल। तो अब ये फिर पूछा जाए सरकारों से कि यदि आपको अपने विकास मॉडल पर इतना भरोसा है, अपने काम पर, अपने किए हुए मतलब मोदी जी के नाम पर और योगी जी के काम पर अगर आपको इतना भरोसा है, आप इतना मतलब काम को लेके अपनी प्रशंसा करते हैं, तो फिर इस बिल की टाइमिंग ऐसे वक़्त पे ही क्यों यूपी इलेक्शन से पहले ही ये बिल सरकार क्यों लेकर आई? और सरकार अगर ये बिल लेके भी आई, तो अब मेन मुद्दा वही है कि क्या सरकार भी ये चाह रही है कहीं न कहीं कि यूपी इलेक्शन में फिर से विकास के मुद्दे पे बात ना करते हुए अंदर ही खाने राम मंदिर हुआ और ये जातिगण आरक्षण हो गया, आरक्षण का मुद्दा ओबीसी बिल का मुद्दा आरक्षण ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो गया। तो क्या सरकार घुमा-फिरा के फिर वही पहुँच रही है? ये ऐसा देखने में लग रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। जैसे-जैसे यूपी चुनाव नज़दीक आएगा, जैसे-जैसे तारीखें नज़दीक आएँगी, 2022 नज़दीक आएगा, फिर उत्तराखंड में चुनाव है, तो ऐसे-ऐसे सरकार और भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, इस पे राजनीतिक पार्टियाँ अपने-अपने तरीके से लाभ उठाएँगी और जातिगत आधार पर जनगणना की जो बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, नीतीश कुमार ये तक कह चुके हैं, कल उन्होंने ये बयान दिया था कि यदि केंद्र सरकार पूरे देश में जातिगत जनगणना नहीं कराती, तो हम बिहार के लिए सोचेंगे, कि कम से कम हम बिहार में अपने अपने खुद से करवा लें ताकि उन्होंने इसके लिए असम का एग्ज़ाम्पल दिया कि असम सरकार पहले ऐसा करवा चुकी है। उन्होंने कहा कि और भी 1-2 प्रदेश है जिन्होंने करवाया है, तो लोगों का विकास होगा। लेकिन क्या जातिगत आधार पर अगर जनगणना होती है, तो क्या जो आरोप लगते रहे हैं, अंदर खाने आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी जो है कहीं न कहीं मतलब मुस्लिमों को अनदेखा कर देती है या कुछ ऐसे वर्ग है जो अनदेखा कर देती है। तो अगर जातिगत आधार पर जनगणना होती है, तो क्या क्या गारंटी है कि सरकार बिना पक्षपात के मतलब सबका विकास के बारे में सोचे, सबका विकास करेगी कि नहीं करेगी? ये भी एक सवाल सर होना चाहिए क्योंकि जहाँ इतने आरोप लगते रहे हैं सरकारों पे कि ये विरोधी हैं, इस जाति के विरोधी हैं या कई तरीके के आरोप दूसरी पार्टियाँ लगाती हैं। तो हम मतलब एक 2021 चल रहा है मतलब आज़ादी के हम 75वाँ आज़ादी के वर्ष मना रहे हैं, 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अब भी मतलब जहाँ आपका आपका ही पॉइंट है कि मतलब विकास के मॉडल पे बात होनी चाहिए। ये जातिगत आधार पे कहाँ ये बातें होती थी कि आरक्षण के मुद्दों पर अब राजनीति नहीं हुआ करेगी, आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये भी आवाज़ें उठी हैं, ये एक बहस हुई थी एक वक़्त पे। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले यूपी इलेक्शन से पहले पूरा का पूरा इलेक्शन वही जाति रिज़र्वेशन, आरक्षण मतलब इन्हीं सब पे ही रह जाएगा मतलब काम विकास का मॉडल तो कहीं गायब होता ही दिख रहा है, जो कि एक गलत है। मतलब एक उभरते भारत, बदलते भारत के लिए देखा जाए युवा वर्ग के लिए ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन फिर से हम उसी उसी मतलब पुराने अपने ढर्रे पे सरकारें जा रही हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये खासा चिंता का विषय है क्योंकि आज जो दौर है पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रोज़गार गए हैं, लोगों के कारोबार ठप हुए हैं, नौकरियों में सैलरी में कटौती लगातार लोग झेल रहे हैं और वो 2 साल का जो झटका है लोग उससे उभर नहीं पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, तमाम दावे अलग-अलग सरकारें करती रहें, लेकिन बावजूद उसके उसको सही दिशा में ले जाएँ, जो रोज़गार छिना है लोगों को उन तक रोज़गार पहुँचे या जिस तरह से अब सैलरी में कटौती हुई है, उसकी भरपाई हो सके, उन तमाम चीज़ों पर अगर राजनीति होती तो शायद आने वाले वक़्त में किसी बेहतर की हम उम्मीद कर सकते थे। असीम अभी हाल में जो किसान आंदोलन चल रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा वर्ग किसानों का जो पंजाब से या हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उसपे जाट जो मतदाता है, जो जाट वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा है।
और ये बिल इस पर खास तौर पर नज़र इस बात पर भी है कि हरियाणा में जिस तरह से जाट रिज़र्वेशन की माँग उठाते रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भी लगातार उसको लेकर आंदोलन करते रहे। तो क्या अब ओबीसी में जिस तरह से अब छूट मिलेगी राज्यों को कि वो अपने हिसाब से इसका आकलन करें कि किसको आरक्षण मिले या किसको ना मिले, उस लिहाज से इस वर्ग को साध कर जो किसान आंदोलन का जो डैमेज हुआ है, जिस वजह से सरकार को जो झटका लगा है, जो एक चोट पहुँच रही है सरकार की इमेज को और सरकार को जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई की भी एक कोशिश होगी। बिल्कुल सर, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जाट हैं, जाटों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और यूपी के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से भी क्योंकि हरियाणा में बीच में एक बार को जो हरियाणा की मनोहर लाल सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जाट किसानों के आंदोलन की वजह से ही ये टूटने की कगार पर आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि सरकार ही गिर जाएगी, वो किसी तरीके से मैनेज किया गया, मनाया गया, लोगों की नाराज़गी, गुस्से को दूर किया गया। इनके विधायक ही इनसे नाराज़ हो गए थे, जो सरकार के विधायक हैं वो नाराज़ हो गए थे। तो इस लिहाज से मतलब अगर इ सर ये भी एक नई बहस का मुद्दा छिड़ेगा, जैसे अब मान लीजिए जाति के आधार पर इन्हें आरक्षण की राज्य सरकारों को छूट मिल जाती है जैसे अब राज्यसभा में पास हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव हैं, उसके बाद उत्तराखंड में चुनाव हैं, पंजाब में चुनाव हैं, तो उसके लिहाज से जाटों को आरक्षण देंगे, अगर जाटों को देते हैं तो फिर मान लीजिए कोई दूसरी कास्ट है वो नाराज़ हो जाए कि हाँ, इनको दे दिया, इनको इतना क्यों मिल गया, हमें नहीं मिला। तो ये सरकार की एक तरह से सरदर्दी भी बन सकता है, फ़ायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है क्योंकि पंजाब से भी आधा पंजाब कहते हैं कि पन नाराज़ है इस समय सरकार से, केंद्र सरकार से, आधे से ज़्यादा पंजाब नाराज़ है। आरक्षण आरक्षण आएगा, जाटों को मिल जाए, दूसरी कुछ जातियाँ छूट जाएँ। उत्तर प्रदेश देखा जाए, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाटों की जनसंख्या ज़्यादा कह सकते हैं कि चलो आबादी ज़्यादा है और उधर दूसरी साइड लखनऊ वगैरह, गोरखपुर, पश्चिमांचल की साइड उधर गोरखपुर वगैरह की साइड वहाँ उतनी है कि नहीं है? तो ये भी सरकार के लिए प्लस माइनस पॉइंट दोनों इसमें ठीक है। हैं। जी, ठीक है। बिल्कुल और ये ख़ास असीम अगर हम ज़िक्र करें कि आरक्षण तमाम चीज़ों में देने की बात अगर सरकार करती है, तो ये तो लागू सरकारी सेक्टर में होगा, जहाँ पर अब रोज़गार दिखता नहीं है, जहाँ पर रोज़गार के नाम पर अब संविदा पे लोगों को रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे 6-6 हज़ार के वेतन पे सरकारें रख रही हैं। तो ऐसे में रिज़र्वेशन लागू होगा तो होगा कहाँ? तमाम चीज़ों में तो सरकार प्राइवेटाइज़ेशन लेकर आ रही है। जो सरकारी एंटिटी है उसको बेचने पे लगी हुई है। तो क्या ये सिर्फ़ एक तरह से एक जुमला छोड़ा जा रहा है या सिर्फ़ एक ख्वाब दिखाया जा रहा है कि एक पेपर दिखा दिया जाएगा कि एक बिल हमने रिज़र्वेशन का पास कर दिया, इसका फ़ायदा आपको होगा, लेकिन जहाँ आपको फ़ायदा लेना है, वो जगह तो बची नहीं, वो तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई। तो सिर्फ़ एक मुद्दा जिसको हवा में लहरा कर भुनाने की कोशिश है। सर बिल्कुल सही बात है, तभी मैंने कहा कि इस बिल के प्लस माइनस दोनों पॉइंट सरकार के लिए हो सकते हैं, क्योंकि जनता अब बहुत समझदार हो गई है। कोरोना ने, लॉकडाउन ने, बेरोज़गारी ने पब्लिक को आईना दिखा दिया है। जनता समझ गई है कौन झूठा है, कौन सच्चा है। नौकरियों के वादे पहले भी हुए हैं, 2019 में नौकरियों के वादे सबने देखे, 2014 में भी नौकरियों के वादे सबने देखे थे। 15-15 लाख की भी बातें हुई थी, वो कोई बात नहीं, वो अमित शाह खुद एक डिबेट में चैनल की डिबेट में बोल चुके थे, उस समय मैं भी उस कंपनी में था। तो उसमें उन्होंने खुद ऑन डिबेट मतलब ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि वो एक चुनावी जुमला था। हाँ, 15 लाख एक चुनावी जुमला था। ये गृह मंत्री देश के अगर इतनी बड़ी बात ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, तो जनता अब मूर्ख नहीं है, जनता भी समझदार है। तो ये प्लस माइनस दोनों पॉइंट इसमें हो सकते हैं सरकार के लिए क्योंकि यदि ये यूपी में कितने नौकरियों की बात की गई थी सरकारी अब आप देख रहे हैं कोविड का समय है, फिर भी एम्बुलेंस के ड्राइवर तक तो यहाँ हड़तालों पे बैठते हैं कितने-कितने दिन। इवन और यहाँ के जो जो शिक्षा बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा भर्ती यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं हो रही है, ऐसा लोगों का आरोप है। लोग कितने आपने देखा है कि संविदा के जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, कितनी जगह पे वो हड़तालें कर रहे हैं। मतलब कई-कई दिन भूखे-प्यासे बैठ रहे हैं। तो ये एक तरीके से अगर सरकार ने एक बार फिर जुमला देना चाहा, अगर सरकार का ये है मतलब मोटिव हुआ, हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, हमें नहीं लगता हम सोचते हैं कि सरकार अपनी गलतियों से सीख लेगी, जो बातें हुई हैं उन्हें ठीक करेगी।
जनता तक, आम जनता तक फ़ायदा पहुँचेगा, थोड़ी आर्थिक स्थिति हर किसी की मजबूत होगी। लेकिन अगर ये चुनावी जुमला हुआ, तो सर आप देखिएगा कि ये बहुत महँगा पड़ेगा, क्योंकि इस बार सामने यूपी है, पंजाब है, उत्तराखंड है, 3-3 राज्य हैं। सबसे बड़ा यूपी है क्योंकि योगी जी को इन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पे पूरे देश में घुमाया है। तो उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि जो हर एक राज्य में, बंगाल में जा रहे हैं, इवन साउथ के कई राज्यों में प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। और अगर वो यूपी ही अपने राज्य में अगर वो अच्छा ना कर पाए, तो इस समय टेंशन उनको भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर ये बिल पास हो जाता है, राज्यसभा में हो ही जाएगा, जी, योगी जी के सामने एक कड़ी चुनौती होगी कि इसे कैसे लागू करना है, क्योंकि जातियों का एक हर तरीके की जाति का गढ़ उत्तर प्रदेश है। यहाँ हर जाति है। यहाँ ये नहीं कि एक जाति का प्रबल मतलब ज़्यादा है। हर हर जाति यहाँ पे अच्छी बिल्कुल। खासी मायने रखती है। वोट बैंक अच्छा खासा है, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को साधने में हर एक पार्टी अब लगी हुई है, चाहे अखिलेश हो, मायावती हो, दोबारा ब्राह्मणों की तरफ लौट रहे हैं। जाटों को धीरे-धीरे अंदर खाने बनाने की बातें हो रही है। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है आरएलडी, उसमें जैन चौधरी मिलते हैं, कई किसान दलों से, जाटों से मिल रहे हैं, अंदर खाने वो सब लगे हुए हैं अपने-अपने तरीके से मुद्दों को भुनाने में। लेकिन सरकार जो सत्ता में है, सबसे बड़ी परीक्षा उसकी है। यदि उन्होंने सही से इसे लागू नहीं करा और इसे एक तरह से जुमला समझा, तो यूपी की जनता उन्हें पटकनी भी दे सकती है। यूपी की जनता अब वो पुरानी जनता नहीं है, मॉडर्न हो गए हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं उत्तर प्रदेश में, हमारा उत्तर प्रदेश। मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब इन जातियों से और आरक्षण के मुद्दों से हमारा जो यूपी का युवा है, वो उभर गया है। वो भी चाहता है कि वो रोज़गार करे, अपने परिवार को पाले, अपना एक घर खरीदे, अपने-अपने सपने सब देख रहे हैं। लेकिन अगर जी, सपनों का तोड़ने का काम कोई करेगा, चाहे फिर वो बीजेपी हो, चाहे वो दूसरी कोई पार्टी हो, कांग्रेस, क्योंकि सवाल बार-बार मैं बीजेपी को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि केंद्र में भी वही है सत्ता और में। राज्य में भी वही। सवाल सवाल उन्हीं से होगा जो सत्ता सँभालेगा। जी, तो बिल्कुल। तो ये बहुत भारी पड़ सकता है, तो सरकार को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उसे इस मुद्दे को वोट बैंक में बदलना है, तो उसको कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा इस बार। बिल्कुल बहुत शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खासी महत्वपूर्ण चर्चा आज इसलिए भी क्योंकि जातियों के नाम पर वोटों का बँटवारा तो हम देखते आए हैं, लेकिन यही जातियाँ अगर इन्हें सही ढंग से चैनलाइज़ किया जाए और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, इनको मौका दिया जाए, तो शायद इस तरह के रिज़र्वेशन की ज़रूरत भी ना पड़े। और अगर आप रिज़र्वेशन दे रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ रिज़र्वेशन देने के साथ ही साथ जो जातिगत जनगणना का मुद्दा अब हावी हो रहा है, उस पर भी सरकार अगर गौर करेगी, तो शायद कुछ बेहतर होने की उम्मीद हम लगा सकते हैं। और अगर सियासत ने अपना वही पुराना रंग दिखाया, तो फिर जनता भी बहुत समझदार है, वोट की चोट हर एक देना जानता है। और पिछले 2 साल में जिस तरह से असीम ने कहा, लोगों को बहुत बड़ी सीख भी मिली है, रोज़गार के मुद्दे पर भी, नौकरियों के मुद्दे पर और जिस तरह से सैलरियाँ लोगों की कट रही हैं, उन तमाम मुद्दों पर, महँगाई की मार लोगों पर है। लोग सीख चुके हैं पिछले 2 साल में कि दरअसल उनको चाहिए क्या? क्या इस तरह के लोग लुभावन मुद्दे चाहिए या फिर असल में अपनी तरक्की चाहिए? इन तमाम चर्चा पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और साथ ही सनराइज़ न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए।